हरिद्वार में सीएम धामी नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम और हर की पैड़ी पुलिस चौकी का उन्होंने किया उद्घाटन। स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने खेला क्रिकेट। हर की पैड़ी में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का सीएम धामी ने की शिरकत। 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक जले दीपक। पीसीसी के लिए क्रियान्वयन समिति का गठन। पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सदस्य 4 कमेटी बनी। विधायक आपको बता दें विधायी विभाग को देंगे सलाह। यूपीएनएल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कुछ नियमितीकरण न होने पर जताया विरोध। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सभी टेंडरों के लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन। राज्य में देश भर से खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। खिलाड़ियों के आने जाने के लिए की रहेगी विशेष व्यवस्था। प्रदेश के लोगों को आयुष्मान कार्ड से मिलेगी 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा। मरीजों के लिए सुविधा। अस्पतालों में 10 मरीजों पर नियुक्त होगा एक आयुष्मान मित्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लंबे समय तक हम सबको यहाँ से नेतृत्व प्रदान किया। भारत सरकार के मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के हमारे बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और हरिद्वार के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, सांसद राज्यसभा आदरणीय कल्पना सैनी जी, गाजीपुर के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, खासपुर के विधायक माननीय उमेश कुमार जी, माननीय विधायक झबरेड़ा श्री वीरेंद्र जाति जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, नितिन गौतम जी हमारे अध्यक्ष गंगा सभा और महामंत्री जी, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, शोभा प्रजापति जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में आज पधारे मां गंगा के पूजन के अवसर पर देश से आए हुए सभी हमारे मां गंगा के भक्त, सभी श्रद्धालुगण भजन संध्या में हमारे को बहुत सुंदर यहाँ पर हम सबको शानदार प्रस्तुति देने वाले और हमेशा से हम सबका मन मोह लेने वाले हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सब लोग उनका स्वागत भी कर देंगे। और हमारे उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज के इस भव्य कार्यक्रम में जो कि अपने आप में एक नई शुरुआत यहाँ पर हुई है, जैसा मदन जी ने यहाँ पर बताया कि एक नई शुरुआत हमने यहाँ पर ड्रोन की भी करी है, यहाँ पर दीपोत्सव की कार्यक्रम की भी करी है। हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व लगाने वाले, अर्पित करने वाले सभी अमर शहीदों को, राज्य आंदोलनकारियों को और मातृशक्ति को भी आज इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ। आज राज्य स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पतित पावनी मां गंगा के 50 घाटों पर लगभग 3,51,000 दीप प्रज्वलित करके ये मां गंगा का ये दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सब इसमें सहभागी बने हैं, जिसमें आपने देखा सांस्कृतिक संध्या हमारी चल रही है और ये अभी चलेगी लगातार आगे तक, जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे तब तक कन्हैया भाई और उनके साथी और अद्भुत ड्रोन शो, हमारी संस्कृति का अद्भुत बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल, हमारे सभी देव हम प्रवेश कर गए। और मैं इन 24 सालों की बात करूं तो 24 सालों में अनेक उतार चढ़ाव हमने देखा है, लेकिन हमारे राज्य की जनता के अटूट प्रेम से, उनके आशीर्वाद से, हम जो हमारे उनका दृढ़ निश्चय है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और आज हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। और ये राज्यवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज बहुत सारे विषयों पर हम हिंदुस्तान के पहले नंबर के राज्यों में या दूसरे नंबर के राज्यों में शामिल हो रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों को उन्होंने देश के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बताया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार इसलिए मैं आज आप सबके बीच से मां गंगा के इस सानिध्य में यह कहना चाहता हूं कि उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो हम पर विश्वास दिखाया गया है, जो हमसे अपेक्षा की गई है, हम उस पर खरा उतरेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की है, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। अभी पिछले साल राज्य के लिए भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जो आंकड़े सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान देश में प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यही नहीं, आज युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमारा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम हमारे राज्य ने किया है। इसके अलावा और भी अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसके आप सब साक्षी हैं। जो पहले की सरकारों के समय में जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उन पर हमने कड़ाई से फैसला लिया है। हमने समान नागरिक संहिता लागू करके एक गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर कानून बन चुका है। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून लागू करके, जिसने वर्षों से जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा था, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था, भाइयों बहनों, हमने पारदर्शिता के साथ इस कानून को लागू करने के बाद 18,500 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को प्राप्त हो गई है। और सारी की सारी नौकरियां बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। इसके साथ ही जहां मां गंगा के इस पावन तट पर हम अपनी संस्कृति को, अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की ड्राइवोग्राफी में भी पिछले दिनों में काफी बड़ा बदलाव आ गया था। इस बदलाव को रोकने के लिए भी हमने सख्त कदम उठाए और सख्त धर्मांतरण का कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है, जो हमारे देवभूमि की पवित्रता को और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से कवच की तरह उसकी रक्षा करने का काम करेगा। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की, अभियान चलाकर 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। प्रदेश में लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी नकारात्मक मानसिकता के विरोध भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही प्रदेश में हमने दंगा रोधी कानून हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से अब प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा करेगा, उत्पात करेगा, तोड़फाड़ करेगा, किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस एक एक संपत्ति की पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हरिद्वार को विकास के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हम मां गंगा के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर के माध्यम से बेहतर संपर्क, सुगम यातायात व्यवस्था और पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर यात्रियों और तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या वर्ष दर बढ़ती जा रही है। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों ने यहां से मां गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। 46 लाख श्रद्धालुओं ने हमारे 4 धामों के दर्शन किए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम 2 साल 4 साल की योजना पर विचार नहीं कर रहे। हम आने वाले 50-60 सालों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ताकि स्थायी समाधान के साथ हरिद्वार का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। आज हमने हरिद्वार रुड़की की 15 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। भाइयों बहनों, मां गंगा हमारे जीवन का आधार है, हमारी
सनातन सभ्यता का प्रमुख अंग भी है। हमारी सरकार गंगा मैया को स्वच्छ एवं अविरल बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। इन प्रयासों में हरिद्वार की जनता, हरिद्वार के हमारी गंगा सभा, पंडा समाज, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं पंडा समाज ने सदियों से गंगा मैया को, इस महिमा को जन जन तक पहुंचाया है और तीर्थ यात्रियों की जो आस्था है उसको मजबूत करने का काम किया है। ये वह समाज है जिसने सनातन धर्म और संस्कृति के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी योगदान दिया है और हमारे पूर्वजों के इतिहास को सैकड़ों वर्षों से अपने पवित्र ग्रंथों में सुरक्षित रखा है। साथ ही में यह भी कहना, तो आप सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में असमान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी की आड़ ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने का दावा किया था। वहीं 9 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। नहीं, देखिए यूसीसी के लिए एक नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा, तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव हैं और वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं। प्रोविजन उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविजन में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर वो उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके यूसीसी केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं। इन्होंने काम नहीं करना है
केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। यूसीसी के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जबकि स्थानीय जनता ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में आंदोलन किया है। लोगों की भारी भीड़ इस आंदोलन में देखने को मिली है। देखिए, आज गांधी पार्क में राज्य गठन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास हम कूच करने जा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से बाहर निकल रहा है, कोचिंगों से बाहर निकल रहा है, उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है। ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है। हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है। सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से। सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई काम करे। कुल मिलाकर राज्य में रोजगार और सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के गुमराह करने के चलते सड़कों पर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रही? क्या यूसीसी का सहारा लेकर सरकार जनता का ध्यान भटका रही है? आखिर 2 साल बाद भी यूसीसी का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा? देखना होगा यूसीसी पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में सुगम यातायात को लेकर नगर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए नगर में वर्षों से स्थापित गांधी मूर्ति को अन्यत्र शिफ्ट करने के साथ ही तल्लीताल स्थित डाकघर को हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। प्राचीन धरोहर हटाए जाने के विरोध में नैनीताल कांग्रेस सहित राज्य आंदोलनकारियों ने गांधी मूर्ति के समीप अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रशासन नगर में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर की प्राचीन धरोहर को उजाड़ रही है। शासन प्रशासन ने नगर के स्टेक होल्डर को विश्वास में लिए बिना ही तल्लीताल स्थित गांधी जी की मूर्ति को शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है, जो निंदनीय है। जनता आपसे मिल चुकी है। पद्मश्री लोग अनूप शाही, शेखर पाठक, ये लोग मतलब मिल चुके हैं। उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। वो समझ रहे हैं कि हमारी मनमानी चलती रहेगी। क्या है ये तोड़ फोड़, ये वो, इसके अलावा और भी इनका कोई काम है? ये कारण कहाँ से हो रहा है? ये तो सारा घेर दिया गया है, पूरा डांट घेर दिया गया है। परसों हमारे सामने एक ट्रक आया, यहाँ से आगे बढ़ा तो वहाँ से मुड़ ही नहीं पाया। हो कैसे मुड़ता? फिर उसे सीधे फांसी गधेरे को जाना पड़ा, तब वहाँ से मोड़ गया, तब वो मल्लीताल को गया। ऐसी जो धरोहर चीज़ें हैं हमारे डाकखाने को भी हटाएंगे कह रहे।
ये जनता को बताएं भाई, हम ये कर रहे हैं करके बात करी जाती है, जनता के बीच में बात करी जाती है। मतलब कोई बताने वाला नहीं, कुछ करने वाला है, इनकी मनमर्जी, अपना खाने पीने का धंधा और कुछ नहीं है ये इनका। लेकिन अब घोषणा अभी तो इसको तोड़ने की कर रखी है। अगर गांधी जी की मूर्ति को फिर भी ये छेड़छाड़ करेंगे, आत्मदाह की घोषणा करती हूँ मैं अब। इसमें हम लोगों ने पहले, जैसे यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक धरोहर नैनीताल की बन गई है, और हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से धरने के माध्यम से उनको ये जताया था कि इस मूर्ति से नैनीताल के लोगों की जनभावना जुड़ी हुई हैं, और इस मूर्ति, ठीक है चौड़ीकरण अगर आप कर रहे करिए, लेकिन वो मूर्ति तो काफ़ी पीछे है और उसको ना हटाया जाए, और उस मूर्ति की जगह गांधी जी की प्रतिमा को अन्यत्र शिफ्ट करने का क्या औचित्य है, ये सवाल हमारे हैं उनसे। और अगर आप दूर से मूर्ति ला के यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उस मूर्ति को क्यों हटाया जा रहा है? तो मैंने उनसे यही कहा, हमारे नैनीताल के लोगों यानी मुन्नी तिवारी दीदी कोई साधारण महिला नहीं है, जन आंदोलनकारी महिला है। अगर वो हमारी माँ समान भी है, बड़ी है, तो आप आकर के उन्हें और हमारे अन्य वरिष्ठ लोगों को आश्वासन दीजिएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 407 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज संबंधी योजना का शुभारंभ किया है। विकासनगर के बाबूगढ़ से शुरू हुई योजना का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यदायी संस्था सहित तमाम संबंधित विभागों के इस मेला प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि एडीबी द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजना से शहर की सीवरेज और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही शहर से लगते सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जा सकेगा। खास बात यह है कि विकासनगर शहर में संचालित की जाने वाली यह योजना देश में पहली ऐसी योजना है जिसे पूरे 21 सालों तक कार्यदायी संस्था पूरी तरह से संचालित और मेंटेनेंस का काम करेगी। लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन गई, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है। और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को, इससे एशियन डेवलपमेंट में जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल आधुनिक समय में जिस जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, पर कैपिटा वाटर सप्लाई हो, पानी पेयजल की क्वालिटी हो। देखिए, उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एडीबी वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकासनगर शहर के लिए ये वाटर सप्लाई और सीवरेज परियोजना है। ये एक एकीकृत परियोजना है जिसमें 120 किलोमीटर में वाटर सप्लाई है जो कि सभी 11 वार्डों को कवर करेगा, और 60 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना है जिसके साथ में एक 7 MLD का सीवेज शोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाना है। परियोजना 42 माह की है